तो ये मेरा सेकेंड वीडियो है करंट अफेयर पे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोग पहले वीडियो पे अच्छा प्यार दिए, इसी तरह देते रहिए जिससे मैं अपना कंटिन्यू रखूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आज मेरा सेकेंड है, ठीक है। सेकेंड डे करंट अफेयर अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आप लोग देखें और उसी तरह जिस तरह फर्स्ट वीडियो में प्यार दिए जो ऑस्कर पे बनाए हैं, आप लोग अगर नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ऑन विच डे इंटरनेशनल वोमेंस डे इज ऑब्जर्व, ठीक है। कौन से डेट को इंटरनेशनल वोमेंस डे मनाया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 12 मार्च, ओके, 12 जनवरी, 22 मार्च, 8 मार्च और 22 अप्रैल। इस दिनों में से कौन सा होगा ये आपको बताना है, ओके। तो आप देख सकते हैं कौन सा डे होगा मेरे फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। तो कौन सा डे होगा? 8 मार्च को। कब मनाते हैं हम लोग? 8 मार्च को इंटरनेशनल वोमेंस डे मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल वोमेंस डे कब मनाते हैं? 8 मार्च को, ठीक है, 8 मार्च को। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ आएगा कि इसका थीम क्या था अब की बार जो मनाया गया, ओके। तो इस बार की जो थीम थी हमारे फ्रेंड्स सुन लें, एम्ब्रेस इक्विटी। क्या था? एम्ब्रेस इक्विटी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्विटी है और एम्ब्रेस में अगर लिख दूँ एम्ब्रेस इक्विटी, ठीक है, एम्ब्रेस इक्विटी, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये इक्वलिटी और इक्विटी आप क्यों दिए हुए हैं? तो मेरे दोस्त आपको लग रहा होगा कि ये इक्विटी और इक्वलिटी दोनों सेम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों को क्या किया गया है। इस 3 आदमी हैं, ठीक है, एक लंबे हैं, एक थोड़ा उससे छोटा, एक उससे छोटा, ठीक है। अभी इक्वलिटी तो किए हैं, क्या किए हैं इक्वलिटी इसमें? सेम हाइट का दोनों के नीचे क्या किया गया है? एक लकड़ी का पीस दे दिया है, ठीक है, उसको स्टैंड होने के लिए। और देख सकते हैं कि ये तो बेचारा जो ये छोटा वाला है इसको तो उधर का कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसको दिख रहा है क्या? आपने इक्वलिटी तो किया, सेम प्राइस लगा होगा इस दोनों गुटका को बनाने में, सेम टिम्बर को यूज किए थे, लकड़ी को सेम हाइट दे दी है, बट क्या इसका कोई फ़ायदा इसको हो रहा है? बेचारा ये सोच रहा होगा कि मुझे क्या दिखा रहे हो, कौन सी इक्वलिटी मुझे दिए हो। और ये इधर देखने वाला है कोई, मतलब हीरो है, जैसे आलिया भट्ट हो सकता है, किसी को देखना है, उसको हाय बोलना है। अब ये हाय बोल ही नहीं पा रहा है उससे कुछ, अब ये पूरा यूज कर रहा है, ठीक है, ये भी लगभग यूज कर लिया बट इसको नहीं यूज। तो इक्वलिटी तो हुआ बट आपको प्रॉपर इसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, इसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए अब सेम चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, सेम कंडीशन है, ठीक है। इक्विटी के साथ क्या किया गया कि इसको फर्स्ट वाले सेकंड वाले को क्या किया? 1 पीस दिया। अब ये बहुत सारे लंबे थे, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं था कोई गुटका का नीचे, ठीक है। इसको सेकंड वाले को 1 का ज़रूरत पड़ा, थर्ड वाले जो सबसे छोटा था उसको 2 का पड़ा। अब ये क्या कर रहा है? पूरे देखिए दोनों हाथ से क्या किया है? स्टैंड अप कर गया और पूरा एकदम आलिया भट्ट को हाय हाय कर रहा है। ये सबसे आगे हो गया, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग इक्विटी। कभी कभी हम लोग यूज कर लेते हैं इक्वलिटी और इक्विटी दोनों को सेम थिंग, बट यहाँ पे नहीं है। क्योंकि सपोज कीजिए कि कोई विकलांग है, कोई एक नॉर्मल पर्सन है, कोई बहुत बड़े हैं, ठीक है, उसकी लंबाई मान लो 6-8 फुट है, और आपने सेम साइकिल दे दिया, एक नॉर्मल साइकिल जो हम लोग चलाते हैं, अगर सेम साइकिल दे दिए तीनों को तो क्या यूज होगा? नहीं होगा। क्योंकि मान लिया ये 3 फुट का हाइट का साइकिल दे दिए तो नॉर्मल पर्सन तो आराम से यूज करेगा। अब जो सबसे लंबे है उसको कोई यूज नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जो लेग होगा उसका उसमें फिट ही नहीं होगा। अब जो लेम है, जो कोई विकलांग है, उसका क्या यूज आएगा? वो तो हो ही नहीं पाएगा। और आप बोल दे किसी रेस में चलने के लिए, तो क्या ये इक्वलिटी हुआ? इक्वलिटी तो हुआ, आपने सेम साइकिल दिए, सेम प्राइस का दिए, बट क्या उसकी इक्विटी हुई? मतलब उससे वो रेस को कुछ जीत पाएगा? नहीं। तो इसलिए इस तरह से करना है कि उसके इक्विटी में भी ऐड हो, ठीक है, जैसे इस पे बताया गया है, ठीक है। तो अब मैं समझ सकता हूँ कि आप समझ गए होंगे यहाँ, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जो है जैसे 22 मार्च है, ठीक है। तो 22 मार्च को क्या होता है ये आप लोग बताएं, क्या होता है? तो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, ठीक है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। तो अब देखिए इसी में एक गोल है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा है तो इसका एक गोल है,
और ये कौन सा गोल है? तो ये 6 नंबर का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, आप नाम सुनेंगे। टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? 17, ठीक है। तो 6 नंबर का जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। आपको पता है कि जो ये 17 टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, इसका टारगेट कब रखा गया है? 2030। ये भी ध्यान रखना है आपको। और वाटर 22 मार्च को जो रखा गया, ये 6 नंबर का गोल भी है, वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। ये भी ध्यान रखिएगा कि 6 नंबर का गोल जो है वाटर और सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030 तक ये भी है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। अब 22 मार्च को एक और चीज़ हो जाता है जो कि अगर कोई बिहार का BSSC CGL का कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि बिहार दिवस भी हम मनाते हैं 22 मार्च को। और बिहार अस्तित्व में कब आया? अपना एस्टेब्लिशमेंट कब होता है? तो 1912 में होता है। कब होता है? 1912 में। कहाँ से अलग होता है? बंगाल से अलग होकर बिहार बना है, ठीक है। कब आया? 1912 में। तो 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। तो अभी जो फिलहाल 110वीं जो हम लोग बिहार दिवस मनाए 110th जो वर्षगांठ मनाया गया बिहार का, वो 2022 में मनाया गया। इस बार थीम क्या था? तो ये भी ध्यान रखना है, जल जीवन हरियाली। 2023 में कौन सा होगा? 111वां। ये बात ध्यान रखना है क्योंकि पूछ सकता है कि कौन सा बिहार का दिवस मनाएगा 2023 में, कौन सा होगा, ये भी पूछ सकता है। तो 111वां होगा 2023 में। इसका थीम हो सकता है चेंज कर जाए, ठीक है। लेकिन 2022 में जो मनाया गया था उसका थीम था जल जीवन हरियाली, ठीक है। क्या था? जल जीवन हरियाली। इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 22 मार्च का हो गया क्लियर। अब आ जाता है कौन सा डे? 12 जनवरी का, इसका भी है। तो ये हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, ठीक है। क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे। किसके याद पर, किसके जन्मदिन की याद पे मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की, ठीक है। इसके बारे में सबको पता होगा। 12 जनवरी को हम लोग स्वामी विवेकानंद के यादगार के लिए यूथ डे मनाया जाता है। और इसका थीम क्या था? 2023 का बता रहा हूँ इसका थीम, ध्यान रखिएगा यूथ डे का, ठीक है। विकसित युवा विकसित भारत। क्या है? विकसित युवा और विकसित भारत, ध्यान रखिएगा इस बात, ठीक है। तो 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे मनाते हैं। किसके यादगार में? स्वामी विवेकानंद की यादगार में। क्या थीम है 12 जनवरी का यूथ डे का, नेशनल यूथ डे का? तो विकसित युवा विकसित भारत, ठीक है। अब आ जाए 8 मार्च को बता दिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इसकी थीम बता दिए एम्ब्रेस इक्विटी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 22 अप्रैल, ठीक है। ये अर्थ डे है, ठीक है। इसका जो 2022 का जो थीम था क्या था? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। इन्वेस्ट करना है इन आवर प्लानेट में, ठीक है। ये है अर्थ डे, इसको मनाया जाता है। क्या मनाते हैं? अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड, ओके, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड चिंतन शिविर इन न्यू दिल्ली। अभी हाल में इसका हुआ है चिंतन शिविर, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको ऑर्गेनाइज किया है? तो मिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रोड और होम मिनिस्ट्री। इसमें से कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें से ये आपका मिटी जो है, जिसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिटी का फुल फॉर्म क्या हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जी। इसके प्राइम कौन है मिनिस्टर? आपको पता होगा, अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव है, ठीक है। इनका थीम क्या था चिंतन शिविर में? इसका थीम भी रखा गया डिजिटल इंडिया टेकेड। क्या? टेकेड, ध्यान रखिएगा, टेकेड, ठीक है। डिजिटल इंडिया टेकेड, डिजिटल इंडिया लिखने में कोई दिक्कत नहीं। डिजिटल इंडिया टेकेड, ये क्या रखा गया? चिंतन शिविर जो न्यू दिल्ली में हुआ, जो किसके, कौन से मिनिस्ट्री? मिटी के द्वारा। मिटी का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा किया गया था, ठीक है। अब देख लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, इसके कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है मिनिस्टर। मिनिस्ट्री ऑफ रोड, जो सबके अच्छे मिनिस्टर, सबको अच्छा लगता है ये मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। और एक होम मिनिस्ट्री जो मोटा भाई हैं हमारे अमित शाह जी, जो हेम मिनिस्ट्री हैं और कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। एक सहकारिता जो मंत्री क्रिएट हुआ 2019 में, उनके भी मिनिस्टर कौन है? कोऑपरेटिव मिनिस्टर
ये होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कालिदास वर्क? कौन है, कौन सा बुक है इसमें जो कालिदास जी के हैं? ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहला बुक है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरा है मेघदूतम और रघुवंशा। ठीक है, थर्ड बोल रहा है कुमार संभवम। ठीक है, फोर्थ बोल रहा है ऋतु संहारा। तो ये जितने भी बुक है आपको कोई ना कोई आ सकता है, ठीक है, एग्जाम में, तो इसलिए मैं एक बार ही ले लिया हूँ। जितने भी कालिदास जी का था, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम और ऋतु संहारा, ये सभी बुक इनके हैं कालिदास के द्वारा, कालिदास जी के द्वारा रचित हैं। ठीक है, तो इसके आंसर जो हैं ऑल द एबव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द न्यू नेम, कॉमन नेम ऑफ द गार्डन इन द राष्ट्रपति भवन? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि क्या न्यू कॉमन नेम रखा गया राष्ट्रपति भवन में जो गार्डन अभी है, ठीक है, उसका क्या न्यू नेम दिया गया? तो सबसे पहले देखिए इसका न्यू नेम जानने से पहले सबसे पहले इसका पुराना नेम तो जान लीजिए कि राष्ट्रपति भवन में जो था सबसे पहले उसका पुराना नाम क्या था? मुगल गार्डन। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सा गार्डन था? मुगल गार्डन इसका नाम था। ठीक, अब इसका नाम न्यू नेम चेंज होके क्या हो गया? अमृत उद्यान। क्या हो चुका है? अमृत उद्यान। अमृत गार्डन नहीं, ध्यान रखिएगा, अमृत उद्यान क्या हो चुका है? अमृत उद्यान। इसके पहले एक और भी हुआ था जो किंग्सवे था, पहले राष्ट्रपति भवन में जो रास्ता होता है जाने के लिए किंग्सवे, उसका नाम भी क्या हो गया चेंज होके? कर्तव्य पथ। क्या हो चुका है? कर्तव्य पथ। उसी तरह से जो राष्ट्रपति भवन में जो भी मुगल गार्डन पहले का था उसका नाम हो गया अमृत उद्यान। अब आप देख सकते हैं कि इसमें है बोनसाई गार्डन, ये आरोग्य वनम। अब ये भी बात आप पूछ सकते हैं कि अमृत उद्यान ये नाम किसने चेंज किया? तो अभी हमारे प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट हैं, कौन, क्या नाम है उनका? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, उनके द्वारा इनका नाम क्या हुआ? चेंज कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के जो गार्डन, मुगल गार्डन का नाम चेंज होके हो गया अमृत उद्यान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं अभी कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं हमारे इंडिया के? 15th नंबर। ठीक है, 15वें नंबर के हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी जो बोनसाई गार्डन है या आरोग्य वनम है, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट प्रेसिडेंट आते हैं अपने कार्यकाल में और वो अपने नाम देते हैं। जैसे रामनाथ कोविंद जी इसके पहले जब थे तो उन्होंने उसी मुगल गार्डन के अंतर्गत अपना नाम किए थे, मतलब अपने जब उस कार्यकाल में, जैसे हर्बल 1, हर्बल 2 और ये बोनसाई गार्डन जो है उन्हीं के द्वारा नामिंग किया गया है। ठीक है, उसी मुगल गार्डन के अंतर्गत डिफरेंट अपने नाम देते हैं। आरोग्य वनम ये उनके समय में ये दोनों गार्डन का नामिंग किया गया था। ठीक है, उसी मुगल गार्डन के अंदर में। ठीक है, जैसे APJ अब्दुल कलाम थे तो उनके द्वारा भी हुआ था, ईस्ट लॉन, सेंट्रल लॉन, सर्कुलर गार्डन, ये जब APJ अब्दुल कलाम थे उस समय का ये नाम किया गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो 14 नंबर के रामनाथ कोविंद जी थे जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। अभी द्रौपदी मुर्मू जी आ चुके हैं जो कि झारखंड के ये निवासी हैं। ठीक है, मंझूर डिस्ट्रिक्ट है उनका। ठीक है, उस वहाँ के थे, झारखंड के, सॉरी उड़ीसा के थे। और गवर्नर ये पहले कहाँ के रह चुके हैं? गवर्नर तो ये झारखंड के रह चुके हैं। ठीक है, राष्ट्रपति बनने से पहले ये झारखंड के कहाँ के गवर्नर रह चुके हैं? द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड के रह चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं एक बोल देता हूँ। जो बाइडन जो है USA का प्रेसिडेंट है अभी प्रेजेंट में। ठीक है, USA का प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये कौन से नंबर का प्रेसिडेंट है USA का। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बताइए कि 17th प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया हमारे इंडिया में, ठीक है, कहाँ हुआ? इंडिया में ही मनाया गया 17th प्रवासी भारतीय दिवस। ये बताना है कि किस स्टेट में मनाया गया। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगली बार जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया वो कौन से नंबर के थे? तो वो 17वें नंबर के थे। कौन से? 17 नंबर के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन से स्टेट में बनाया गया? तो इसका जो आंसर है आपका मध्य प्रदेश। कहाँ पे मनाया गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए कहाँ पे, तो इंदौर सिटी में। कहाँ पे? इंदौर। और इंदौर सिटी के बारे में आपको ये भी बात पता होगा, क्या पता होगा कि इंदौर सिटी जो है सबसे स्वच्छ शहर है। क्या है? सबसे स्वच्छ शहर जो हमारे इंडिया का है वो कौन सा है? इंदौर है। ठीक है, तो ये भी बात हो गया।
ठीक है। अब रही बात, ये बात भी पूछ सकता है कि इसके चीफ गेस्ट कौन थे। 17th जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, इसके चीफ गेस्ट कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पे लगाया गया है क्या, गुयाना के प्रेसिडेंट थे। गुयाना के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम क्या था? इरफान अली, मोहम्मद इरफान अली। क्या नाम था? मोहम्मद इरफान अली नाम था उनका, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या नाम था? मोहम्मद इरफान अली चीफ गेस्ट थे 17th प्रवासी भारतीय दिवस के। और हमारे इंडिया की तरफ से कौन थे? द्रौपदी मुर्मू जी। क्या थे? प्रेसिडेंट। 15 नंबर के जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये थे दोनों मिलके, ठीक है। ये मनाया गया कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ये भी ध्यान हो गया, ये भी हो गया। अब ये बात होगा कि कब से हम लोग स्टार्ट किए और क्यों मनाते हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी आए थे कहाँ से? ये आए थे अफ्रीका से लौट के, क्योंकि उनके साथ वहाँ पे क्या हुआ था? दुर्व्यवहार किया गया था, जो कि आप लोग को पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो वो 9 जनवरी को क्या हुए? लौट के चले आए थे इंडिया में। और कब आए थे? 1915 में, 9 जनवरी 1915 में। तो उस समय से हम लोग नहीं मना रहे हैं प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। ये कब से हम लोग पहली बार मनाए थे? तो 2003 में मनाया गया, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। तो 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कब से स्टार्ट किए? 2003 से स्टार्ट किए, ठीक है। किसके? महात्मा गांधी आने के उपलक्ष्य में, उसी दिन को मान लिए, ठीक है। तो ये भी बात रखना। अब गुयाना की बात आई, तो गुयाना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है गुयाना के बारे में, ठीक है। तो गुयाना की जो कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल कहाँ पे है गुयाना का? तो गुयाना का कैपिटल जो है ये जॉर्ज टाउन, देख रहे हैं, ये जॉर्ज टाउन है ना, यहीं पे है, ठीक है। और ये अटलांटिक ओशन दिख रहा है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। कौन सा है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन के जो बैंक है उसी पे क्या है? जॉर्ज टाउन आपका स्टेब्लिश्ड है, गुयाना का कैपिटल, ठीक है। और गुयाना जो कैपिटल है, इसके कौन कौन से कंट्री से लगते हैं इसका बाउंड्री? वेनेजुएला से, ब्राज़ील से, ठीक है, सूरीनाम से, ठीक है। 3 कंट्री दिख रहा है आपको, वेनेजुएला, ब्राज़ील और सूरीनाम। अब ये भी पूछ सकता है कि ये जो गुयाना है किस कंटिनेंट में आता है? साउथ अमेरिका में। कौन सा? साउथ अमेरिका में, ठीक है। साउथ अमेरिका कंटिनेंट जो है इसी में गुयाना आता है, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं। तो ये भी बात बता दिए कि 70th नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस है। चीफ गेस्ट गुयाना के प्रेसिडेंट थे इरफान अली जी, ठीक है। 9 जनवरी को मनाते हैं हम लोग, 2003 से स्टार्ट किए, ठीक है। तो ये बात हो गया, मध्य प्रदेश में मनाया गया और इंदौर सिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए, अभी कौन से कंट्री है जो ग्रेजुएट हुआ है फ्रॉम लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट से? इसका मतलब ये पूछा जा रहा है, ठीक है, कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट से बाहर हो चुका है। तो जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश और लाओस। इसमें से बताना है आपको कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट से क्या हो चुका है? बाहर हो चुका है, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर जो है आपका कौन सा है? भूटान। ध्यान रखिएगा, कौन है कंट्री? भूटान। भूटान जो है इस लिस्ट में 1971 में लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट में शामिल हुआ था। क्या क्राइटेरिया है कि कोई कंट्री लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट में चला जाएगा? तो 3 क्राइटेरिया है, ध्यान रखिएगा। कितने क्राइटेरिया है आपका? 3। कौन कौन? एक ग्रॉस नेशनल इनकम के आधार पे, कि अगर आपका $20-30 से अगर आपका कम हो जाता है, ठीक है, बिलो चला जाता है ग्रॉस नेशनल इनकम, तो आप चले जाएंगे। ये पहला पैरामीटर हुआ, फर्स्ट, ठीक है। सेकंड में आता है आपका पुअर परफॉर्मेंस इन न्यूट्रिशन में, जानते हैं आप, न्यूट्रिशन हुआ या हेल्थ हुआ या एजुकेशन, इस 3 में से कोई भी, ठीक है। और थर्ड पैरामीटर आता है इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी या नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट में आपका अगर पुअर परफॉर्मेंस है, तो उसके इस 3 में से अगर कोई एक आप परफॉर्मेंस सही नहीं हो रहा है, उस कैटेगरी में अगर आप फॉल कर जा रहे हैं, तो आपको क्या करेगा कि यूएन के द्वारा एजेंसी आएगा और वो चेक करेगा और वो आपको क्या करेगा? लिस्ट डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। उसी के कैटेगरी में भूटान जो है 1971 में चला गया था, लिस्ट डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट में चला गया, ठीक है। अब सबसे पहली बार भूटान जो है कब गया इस कैटेगरी में, ठीक है, तो 1971 में गया। तो अब इसको कैसे ये किया? इसका क्या कंडीशन है कि लिस्ट डेवलप कंट्री से हम बाहर हो जाएं? इसी को कहते हैं ग्रेजुएट हो गया, ठीक है। इसी को क्या बोला जा रहा है कि ग्रेजुएट हो चुका है। अभी फिलहाल 2023 में भूटान क्या हो चुका है? डेवलप।
लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट से ग्रेजुएट हो चुका है, मतलब कौन सी कैटेगरी में आ चुका है, मिडिल डेवलप्ड कंट्री में चला आया है। ठीक है, अब देखिए ये सबसे पहली बार जो स्टार्ट हुआ था जब यूएन के अंदर, उससे पहले नहीं था। तो 1960 में क्या हुआ, इसको स्टार्ट किया यूएन के द्वारा कि किस आधार पे हम करेंगे। तो यही 3 आधार था। ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम, पुअर परफॉर्मेंस और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, या डिजास्टर मैनेजमेंट में नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है उसमें आप परफॉर्मेंस सही नहीं कर पाते, इसके आधार पर कंसिडर करें। तो 1960 से चलाया और 1971 में सबसे पहली बार किया गया, और उसमें लगभग 58 कंट्री को क्या किया गया था, अंदर किया गया था। अभी फ़िलहाल जो है 46 कंट्री है जो इस लिस्ट में, कौन सी लिस्ट में, लिस्ट डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट में। ठीक है, अभी भूटान रिसेंटली क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है। और ये जो नेपाल है या बांग्लादेश, लाओस है, ये 2021 में ये भी उसी के अंदर था। ठीक है, 2021 में क्या हुआ, लिस्ट डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट से बाहर हो चुका है। ठीक है, तो देखिए इससे क्या फ़ायदा होता है या क्या बेनिफिट होता है लिस्ट डेवलप्ड कंट्री में रहने से। देखिए लिस्ट डेवलप्ड कंट्री में रहने से आपको फ़ायदा क्या है कि आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाके, जैसे यूएसए हुआ, कनाडा हुआ, इस सब में जाके आप क्या कर सकते हैं, अपने जो भी प्रोडक्ट बनाए अपने कंट्री में उसको आप सेल कर सकते हैं। आप पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगा, मतलब DFQF रहेगा, मतलब ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री रहेगा। कितना भी आप वहाँ से मंगवा भी सकते हैं और अपने यहाँ जो सामान आप बनाए हैं उसको सेल भी कर सकते हैं डेवलप्ड कंट्री में जाके। तो एक बेनिफिट हो गया लिस्ट डेवलप्ड कंट्री में रहने से। ठीक है, आपको इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा यूएन के अनुसार, ये कंडीशन है कि जो भी कंट्री उसको देगा पैसा, वो क्या देगा, एक मिनिमम प्राइस पे देगा, मिनिमम इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी कंडीशन होता है। लेकिन आप क्या है कि बहुत सारी कंपनी जो है वो आपके यहाँ नहीं आएगा। वो क्यों, क्योंकि देख रहा है कि वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट में आप सही नहीं है, एजुकेशन सही नहीं है, हेल्थ सही नहीं है, न्यूट्रिशन सही नहीं है, ग्रॉस नेशनल इनकम नहीं है सही, तो कोई प्राइवेट कंपनी आपके यहाँ नहीं आएगा जो कोई भी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करे। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको क्या होगा, ये आपका ड्रॉबैक है कि कोई कंट्री नहीं आएगा, कोई आपका प्राइवेट जो कंपनी होगा वो जनरली आपको इंटरेस्ट देना नहीं चाहेगा। आप अपने यहाँ देख लें, आपके अगर बगल में किसी को लोन देना है तो किसको देंगे आप, पहले आप देखेंगे कि उसके घर में उसका सही से चल रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि 2 महीने यहाँ रहता है, 4 महीने कहीं और चला जाता है, उसके पास ना ज़मीन है, तो क्या आप उसको लोन देंगे, नहीं देंगे। तो सेम फंडा यहाँ भी है कि अगर कोई कंट्री को देख लेता है, जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, सूडान हो गया, साउथ सूडान हो गया, ये सब कंट्री को कोई जनरली नहीं देना चाहता, क्योंकि जानता है कि ये कब, जैसे तालिबान आ चुका है अफ़गानिस्तान में, कोई नहीं देना चाह रहा है इंटरेस्ट, कोई नहीं देना चाह रहा है इसको लोन। अब यूएन के अनुसार जो प्रॉपर बना हुआ है उसके अनुसार जो भी उसको मिलना होगा वो मिलेगा, मिनिमम प्राइस, मिनिमम इंटरेस्ट पे। लेकिन एक्सटर्नल तो फैक्टर वहाँ नहीं जा सकता है ना, प्राइवेट कंपनी नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि कब वहाँ पे मार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब एक ड्रॉबैक भी है। बेनिफिट यही है कि डेवलप्ड कंट्री में जाके आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, कोई टैरिफ नहीं लगेगा आपको, ना रिस्ट्रिक्शन होगी। ठीक है, लोअर इंटरेस्ट रेट पे आपको यूएन की तरफ से जो भी एजेंसी है, मतलब गवर्नमेंट एजेंसी जो होगा वो आपको सही प्राइस पे, लो इंटरेस्ट पे आपको पैसा मिलेगा अगर लिस्ट डेवलप्ड में। अगर बाहर हुए तो आपको फिर वही दिक्कत है, जैसे इंडिया बाहर है, अभी इंडिया भी क्या है, मिडिल डेवलप कंट्री में आता है। तो जिस तरह से अब भूटान भी आ चुका है, भूटान भी क्या करेगा, अब किसी अदर कंट्री में जाना चाहेगा डेवलप कंट्री में, तो इसको क्या लगेगा, टैरिफ लगेगा। ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री जो भी इसका हो रहा था वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा इसका। ठीक है, और देखिए एक अभी फ़िलहाल जो एक न्यू क्वेश्चन जो आ रहा है, आप सुने होंगे बहुत बार, कि एक सुरभि जखमोला है, ठीक है, बीआरओ के इंजीनियर रेजिमेंट के ऑफिसर हैं, जो फर्स्ट वोमेन ऑफिसर हैं जो किसी फॉरेन असाइनमेंट के लिए किसी फॉरेनर के कंट्री में जाके, फॉरेन कंट्री में जाके अपना काम को पूरा कर रही है। किस प्रोजेक्ट के अंदर, तो प्रोजेक्ट दंतक जो है, ठीक है, प्रोजेक्ट दंतक के अंतर्गत क्या कर रहा है, ये जो सुरभि जखमोला है, कौन है नाम, सुरभि, कैप्टन है सुरभि जखमोला। ठीक है, सुरभि जखमोला जो है बीआरओ के एक ऑफिसर हैं, फर्स्ट वोमेन ऑफिसर हैं, जो किसी भी फॉरेन कंट्री में जाके एक प्रोजेक्ट की हेड कर रही है और उसको असाइनमेंट दिया गया है पूरा करने का। ठीक है, तो ये भूटान में गई है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोमेन है सबसे मेन मेल के बारे में नहीं पूछा जाए। ठीक है, तो एक बात ये भी ध्यान रखिए कि ये जो दंतक प्रोजेक्ट है ये क्या है, ये एक डिफेंस प्रोजेक्ट है, ध्यान रखिएगा, ये एक डिफेंस प्रोजेक्ट है और ये अभी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ये हमारे जो प्रेसिडेंट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे
फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके समय में 1961 में ये प्रोजेक्ट दंतक जो है ये उसके बीच भूटान और हमारे इंडिया के बीच में साइन हुआ था। ठीक है, 1961 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 24 अप्रैल को। ठीक है, उस समय का है और ये डिफेंस फैक्ट है। उसी के अंतर्गत इनको वोमेन ऑफिसर जो सुरभि जखमोला है, ये फर्स्ट वोमेन ऑफिसर है जिनको फॉरेन असाइनमेंट के लिए BRO के अंतर्गत भेजा गया है। ठीक है, तो ये अब थोड़ा इसका भी देख लीजिए। कौन सा? नेपाल है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नेपाल का अभी इसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट बन चुके कौन? रामचंद्र पौडेल। क्या है? रामचंद्र पौडेल। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, रामचंद्र। ठीक है, रामचंद्र पौडेल। ठीक है, और यहाँ के PM कौन है ये भी ध्यान रखना है आपको? पुष्प कमल दहल। कौन है? पुष्प कमल दहल। कौन है? पुष्प कमल दहल है यहाँ के PM नेपाल के। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं? रामचंद्र पौडेल। तो कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि वहाँ पे लोकसभा के मेंबर कितने हैं, राज्यसभा के मेंबर कितने हैं, कभी कभी पूछ दिया जाता है, जैसे SSC हुआ। तो ध्यान रखिएगा। और बिहार से तो खासकर सटा हुआ है हमारे कंट्री का, बिहार से लगा हुआ है, तो बिहार के एग्जाम में हो सकता है कि ये पूछते, अभी करंट में चल रहा है। तो लोकसभा जो यहाँ पे है टोटल 275 मेंबर आता है और राज्यसभा के टोटल मेंबर हैं यहाँ पे 59। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन हो गए? पुष्प कमल दहल। और प्रेसिडेंट कौन बन जाएंगे अभी? रामचंद्र पौडेल। ठीक है, अब एक बांग्लादेश का ढाका टाका, ये तो आपको पता ही होगा। लाओस का कैपिटल क्या है? वियताने। और यहाँ पे एक फेमस रिवर है। ठीक है, इसी रिवर पे बसा हुआ है लाओस। कौन सी रिवर है? मेकोंग रिवर। आपको भी पता होनी चाहिए। मेकोंग रिवर जो है सबसे फेमस रिवर है, मतलब उसी के बैंक पे कौन बसा हुआ है? लाओस। कौन सा? मेकोंग रिवर। ठीक है, और ये एक क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, और ये साउथ ईस्ट एशिया के ये कंट्री है जो कि लाओस, जो कौन से आपका जो क्या कहते हैं इसको, थाईलैंड के नीचे में पड़ता है इसका। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। थाईलैंड में, थाईलैंड के जस्ट नीचे साउथ में ये लाओस पड़ता है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो ये आज मैं करंट अफेयर हुआ इतना कर पाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो भूटान अभी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट से बाहर हो चुका है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्त, और इसी तरह प्यार देते रहे और मैं धीरे धीरे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू इसके लिए। जय हिंद।